और TV9 सत्ता सम्मेलन में आपको बता दें कि जिस तरीके से हम ये महत्वपूर्ण शुरुआत कर रहे हैं, जानिए कि किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति के नायक माने जाने वाले खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनीति में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाई है, जिन्हें देश में परिचय की कोई जरूरत नहीं है। अब जोरदार तालियों से स्वागत करिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सर का। राजीव सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। राजीव शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आपका। धन्यवाद आपका, TV9 का धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपने अपनी पहचान बनाई है, तो इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 चरण के चुनाव जब पूरे हुए तो आपने ये कहा कि सत्ता परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है। अब तीसरे चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि अब तो 282 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है? देखिए, आपको पता है कि शुरुआत से कांग्रेस के जो नेतृत्व है, चाहे वो खड़गे जी हो चाहे राहुल जी हो, वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इस बार नीचे ज़बरदस्त अंडर करंट है और 200 पार करना मुश्किल होगा। ये आपने शुरू से देखा होगा। फिर प्रथम चरण हुआ, द्वितीय चरण हुआ, अब तृतीय चरण। अब ये बात बाकी लोग भी कहने लगे और दबे स्वर से भाजपा के लोग भी कहने लगे। अगर उनको अकेले में बात करो, आपके तो तमाम दोस्त हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जी 400 तो भूल जाओ। और 400 के बाद बीजेपी ने भी कहना बंद कर दिया है। अब वो 300 के आसपास जो की बात करने लगे। भाजपा के तमाम लोग 300 से नीचे 250 की बात कर रहे हैं, कोई 225 की बात कर रहा है। तो अपने आप वो धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे जैसे चरण होते जा रहे हैं पूरे, वैसे वैसे नीचे चले आ रहे हैं। और वो खुद उन्होंने 400 का छोड़ दिया है, अपनी गारंटी पे बात करना छोड़ दिया है। अब बातें हो रही हैं भैंस की, मंगलसूत्र की। अब वो तो गारंटी वगैरह सब पीछे चल गई। विकसित भारत की जो यात्राएं निकली थी, उसमें बहुत सरकारी पैसा बर्बाद हुआ, भारत सरकार का, देश की जनता का है, उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं विकसित भारत का। अब तो जितनी भी बात हो रही है वो सब यही हो रही है कि भाई भैंस किसकी निकाल ले लेंगे, किसका जो है जेवर ले लेंगे, किसका मंगलसूत्र ले लेंगे। फिजूल की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंट है, तो इधर से सीटों का कोई आंकड़ा सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? देखिए, हम जोशी नहीं हैं और ना हम सेफोलॉजिस्ट हैं। तो ये काम आप लोगों का चुनाव विश्लेषण जो करते हैं, हमारा काम है कि देश के माहौल को बताना, नीचे जनता में क्या चल रहा है ये बताना, और सरकार कहाँ कहाँ जो है फेल हुई, सरकार ने जो वादे किए तो नहीं पूरी कर पाए, वो बात जनता के सामने रखना और आपके सामने रखना। जनता के सामने हम कैसे रखते हैं? आपके माध्यम से। हाँ। आप ही हमारा जरिया है जी। और उसमें कई जो जरिया थे वो दाएं बाएं हो गए, दूसरे कामों में लग गए, सरकार की उसमें लग गए सपोर्ट में। तो अब आप कुछ लोग बाकी बचे जिनके जरिए हम कोशिश करते हैं कि जनता को अपनी बात पहुंचाएं। नहीं, तो इस जरिए से आप ये क्या कोशिश करना चाहेंगे कि आप कम से कम ये बताएं कि इंडिया गठबंधन क्या इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रहा है? इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं? निश्चित रूप से जितने लोग दौरे करके आ रहे हैं, सबका कहना है कि इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करेगा और सरकार बनाएगा। तो सबका कहना है। तो कांग्रेस का आंकड़ा तो बता दीजिए कम से कम। उसका तो सर्वे कराया होगा आपने, उसको आप ग्राउंड पर लगातार खुद भी हैं, प्रमुख रणनीतिकारों में आपकी गिनती होती है। हम जो सर्वे कराते हैं आंकड़ा बताएंगे वो मानोगे नहीं, तो इसलिए जो है वो आंकड़ा बताने से कोई मतलब नहीं है ना। और अभी भी 3-4 फेज का चुनाव बाकी है। हाँ। वो सब हो जाए, लेकिन आप ये जानिए, आप आंकड़ा तो बता दीजिए, मानना ना मानना जनता पर। मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, ये बात तय है। आप कह रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगा इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जहां भी रैली करते हैं ये सवाल जरूर पूछते हैं कि अरे भाई उनसे पूछो कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कौन? अगर जीत गए, बहुमत आ गया, तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? देखिए, जब कोई गठबंधन बनता है तो पहले तो कह रहे थे कि गठबंधन बन ही नहीं सकता है,
आप देखना सबकी विचारधाराएं अलग हैं, ये मिल ही नहीं सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इंडिया नामक गठबंधन बनेगा ही नहीं, सब अलग अलग रास्तों पे है। अब जब गठबंधन बन गया तो नहीं लगा यार ये तो गठबंधन बन गया, तो अब जो है इंडिया गठबंधन को गालियां करने लगे। अब कहीं उसको घमंडी बोलते हैं, घमंडिया गठबंधन, कभी रात दिन आप बोलो। एक चीज जान लो, भारत का शीर्ष नेतृत्व जो कहता है कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया है, वो रात दिन कांग्रेस 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 के अलावा कोई बात कर रहा है? हर भाषण आप उठा लो, छोड़ कांग्रेस। इतनी पब्लिसिटी हमें भाजपा के नेता दे रहे हैं, शायद ही कोई देता होगा सुबह से शाम तक, क्योंकि ये जो है दिन भर वो कांग्रेस को गालियां देते कोसते हैं। तो चलिए आप खुद ही राजीव जी कि पूछो मत। आप खुद ही भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी ताजा भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी का जिक्र किया है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि राहुल गांधी हर रोज सुबह उठकर दिन में 5 बार माला जपते थे अडानी अंबानी की, लेकिन ऐसा क्यों हो गया है कि उन्होंने अपने मुंह से अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है? वो कह रहे हैं कि क्या पैसों से भरे ऑटो कांग्रेस पार्टी के पास पहुंच गए क्या? देखिए, जिस समय ये भाषण हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसी के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया था, अपने उसमें जिक्र किया था अपनी स्पीच में। तो वो लगातार बोल रहे हैं, और उनका कोई अडानी अंबानी को निशाना नहीं है। उनका ये कहना है कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति और सब कुछ जा रहा है, चंद लोगों को फायदा दिया जा रहा, और जो 20-21 लोग हैं, बाकी देश के आम जो उद्योगपति व्यापारी आम लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये कहने का मतलब है, जैसे पिछले जमाने में अगर याद हो जब इंदिरा गांधी होती थी तो विपक्ष तब टाटा बिरला नाम लेता था, वैसे अडानी अंबानी का नाम लिया जाता है। लेकिन ये ट्रक और टेम्पो के पैसे का राहुल जी ने खुद ही बड़ा तगड़ा जवाब दिया कि मुझे तो पता नहीं था कि आपको ये बड़ा अनुभव है कि ट्रक से पैसे आते हैं कि टेम्पो से पैसे आते हैं आपके पास, तो आप उसकी जांच कराओ। उन्होंने खुद ही आज बोला, आज उनका एक वीडियो राहुल जी का चल रहा है ना? जी वो वीडियो मैंने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि आप बताइए, तो क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या आप ये बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अडानी अंबानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट से कोई फंडिंग नहीं ली है, चंदा नहीं लिया है? देखिए, ये बता दें तो क्लियर ही हो जाएगी बात। ऐसा है ना कि जो चुनाव प्रक्रिया होती है जी, चुनाव प्रक्रिया में जो है, जो हमारे नेतागण होते हैं, कार्यकर्तागण होते हैं, वो अपने हिसाब से संसाधन जुटाते हैं, अपनी तरफ से लोगों से जो है आम जनता से पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं। और इस तरह का आरोप कहाँ से लगा दिया, अडानी अंबानी को कहाँ से खींच लाए, मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य का अध्ययन ही कर रहा हूँ कि वो किसके खिलाफ है, वो अडानी अंबानी के खिलाफ है कि वो कांग्रेस के खिलाफ है। अभी तो उसकी भाषा को ही पहले समझना पड़ेगा कि कहना क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि काला धन उनका, तो इसका मतलब काला धन उनके पास है क्या? तो ये आरोप कहाँ से आ रहा? तो इसलिए पहले तो उसी का अध्ययन कर लो। बाकी हमारा चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं। अपने काले धन की बात की, लेकिन काला गोरा भी एक मुद्दा बन गया है। सैम पित्रोदा ने जो बात कही वो एक बार फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आई। हालांकि उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, और सैम पित्रोदा का बयान सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे लाख गालियां दे दीजिए, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन सैम पित्रोदा पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी, कांग्रेस का फैसला निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास है? कांग्रेस कार्य समिति के पास, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास, और या कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर सैम पित्रोदा नहीं है, वो कोई प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, कोई निर्णय लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। वो शिकागो में रहते हैं और मदद करते रहते हैं ओवरसीज कांग्रेस के हेड के रूप में। उनका दिया गया हुआ कोई भी वक्तव्य ना तो आधिकारिक है, ना कांग्रेस पार्टी उनके किसी वक्तव्य का समर्थन करती है। वो कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने निजी विचार देते रहते हैं। इसीलिए कल उनसे इस्तीफा ले लिया गया कि जब आप इस तरह बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सैम पित्रोदा की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सैम पित्रोदा को निकाला गया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। उनसे इस्तीफा, आप तो जानते थे दिन पत्रकारिता में रहे कि तुरंत इसके बाद इस्तीफा आता और कांग्रेस अध्यक्ष तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो उसका अर्थ क्या है आप तो जानते हैं ना। आपके चैनलों में जब किसी संपादक को निकालना होता है
तो कहा जाता है कि इसके पहले हम निकालें, आप दे दो इस्तीफा। ये है। तो अगर ये काम पहले हो जाता तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है क्या कि जब उन्होंने कहा था 84 के दंगों को लेके कि हुआ तो हुआ, उसी वक्त अगर इस्तीफा ले लिया जाता तो फिर शायद इतना बड़ा डेंट नहीं लगता, इतना बड़ा मौका नहीं मिलता बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का। देखिए ऐसा ना कि करोड़ों लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, अब वो नीचे कौन क्या बोलता है, जो ना सीडब्ल्यूसी का मेंबर है, वर्किंग कमेटी का मेंबर है, ना किसी राष्ट्रीय पद पे है, ना वो जो फैसला लेने की जिनका अधिकार है ना उसमें है। अब ऐसे कौन क्या बोल रहा है उसका क्या दोगे, तमाम लोग तमाम बयान देते रहते हैं। उसी तरह हमने कभी उनके बयानों को गंभीरता से लिया नहीं। दूसरे देश में रहते नहीं, वो शिकागो में रहते हैं 40-50 साल से जी हैं, तो उनकी उस दृष्टि से पार्टी के निर्णय में कोई अहमियत नहीं, व्यक्तिगत रिश्ते लोगों से हो सकते हैं, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। चलिए ठीक है, सैम पित्रोदा को फिलहाल छोड़ देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, हम चंडीगढ़ में यहाँ पर बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, और उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उस पर भी सिक्सर मारती नजर आई भारतीय जनता पार्टी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर रहे हैं। पुंछ में आतंकी हमला होता है, हमारे एक जवान की शहादत होती है, कुछ जवान घायल होते हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बीजेपी का स्टंट है, चुनावी स्टंट है। देखिए खड़गे जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की, और इसके बाद उन्होंने जो शहीद हुआ उसके प्रति जो है सहानुभूति व्यक्त की, सेना के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया। अब चन्नी जी ने क्या क्या नहीं कहा उसका कोई मतलब नहीं है, हम कोई इसे चुनावी स्टंट नहीं मानते हैं। मैं उस शहीद की उसके लिए श्रद्धांजलि देता हूं, और हम भारतीय सेना के पूरी तरह साथ हैं, हमारा गौरवमय इतिहास रहा है। आप देखिए किसने जिताया भारत को 1971 की लड़ाई, जब 1 लाख पाकिस्तानी फौजों ने घुटने टेके समर्पण किया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो पाकिस्तान और इन सब से तो कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस आतंकवाद से लड़ी है, हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए, कांग्रेस लड़ी है ना। और हम अपने उनकी विरासत को याद रखते हैं, चाहे वो नेहरू जी को, चाहे इंदिरा जी को, चाहे राजीव जी की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की हो, और चाहे जो है हमारे जो है इनकी अटल जी की हो, हम तो अटल जी को भी याद करते हैं। अटल जी को भी, ये तो भाजपा के एक पोस्टर में आप अटल जी का फोटो दिखा दो, वो तो अटल जी को भूल गए, अडवाणी जी को भूल गए, किसी का नाम है भाजपा का एक पोस्टर और बैनर होर्डिंग दिखा दो जिसमें अटल जी हो। अटल जी ने कितना काम किया था, नहीं लेकिन राजीव जी देशभक्त थे। नहीं, राजीव मैं ये सवाल आप पूछिए भाजपा के लोगों से कि आपने अटल जी को क्यों बाहर फेंक दिया, अडवाणी जी को क्यों बाहर फेंक दिया, आज अटल जी का नाम तक नहीं है पोस्टरों पे। तो हम तो हमारे जो पिछले सब लोगों ने काम किया, हम उस पक्ष के नहीं है कि जो सारा काम हम ही ने किया, हम अटल जी को श्रेय देखते हैं, हम दूसरे प्रधानमंत्री को श्रेय देते हैं। नहीं लेकिन चन्नी जी गुजराल साहब हो चाहे देवगौड़ा हो, चन्नी जी यहाँ के तो बयान ऐसा को और सैम पित्रोदा के बयान को आपने जो कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो आला नेतृत्व है उसने तो नहीं कहा, तो वैसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए तो वो लल्लू सिंह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ और उम्मीदवार अनंत हेगड़े, उन्होंने ही तो संविधान बदलने की बात की, तो फिर उससे कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि कोई संविधान नहीं बदलने जा रहे हम, यहां तक कि बाबा साहब आ जाएं तो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। देखिए अनंत हेगड़े का जो बयान है हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अनंत हेगड़े के बाद लगातार 4-5 भाजपा के नेताओं ने वही बयान दिया है ना। अब एक नए जो है अपने साथ लाए हैं जिनके बयान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोट करते हैं, हालांकि हम लोग तो कुछ नहीं मानते तो उनको, है ना, उनको भी उनके बयान को भी कोट किया जा रहा है, वो भी बोल रहे हैं। तो जब 7-8-10 लोग भाजपा के लगातार किसी बयान, यहाँ तो आप सिर्फ चन्नी का जिक्र कर रहे हैं, दूसरे किसी का नहीं, और भारतीय और कांग्रेस नेतृत्व ने चन्नी के बयान को जो है वो उन्होंने उस बयान का नोटिस नहीं लिया, और स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी और प्रियंका जी ने जो है ट्वीट किया उस घटना को लेकर। तो इसलिए यहाँ लगातार बोल रहे, तब ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा। लेकिन संविधान में संशोधन करना और संविधान को बदल देना, संविधान को खत्म कर देना, ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 के साथ जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अरे भाई बहुमत तो हमारे पास पहले से है, 2/3 बहुमत पर तो हम वैसे ही बैठे हुए हैं, अगर हमें बदलना होता तो बदल देते, लेकिन हमने नहीं किया वो काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया था इमरजेंसी के वक्त। नहीं, 2/3 बहुमत तो नहीं था,
2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन इधर जो 400 पार का नारा, तो लोगों ने कहा भी 400 पार क्यों चाह रहे हो, है ना। तो वो उसको लेके लोगों के, जनता के दिमाग में शक गया कि मतलब कोई आमूल चूल परिवर्तन होना है। ऐसे तो संविधान में संशोधन होते रहते हैं, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन के लिए आपको एक बड़े मैंडेट की जरूरत पड़ती है। ये आमूल चूल परिवर्तन का शक जनता के दिमाग में गया, और इसके बाद भाजपा के नेताओं ने बोलना शुरू किया, तमाम जो है सांसदों ने, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने, इस तरह, तब उसको लेके जो है ये सब माहौल शुरू हुआ। अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि नहीं बदलेंगे, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है ना। राजीव जी, लेकिन आशंका क्या है? आप तो खुद 3 दशक से राजनीति में हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, आशंका क्या है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आ गए तो संविधान बदल दें, क्या कर देंगे, क्या आशंका है? देखिए, जो आधारभूत जो सिद्धांत है, प्रियम्बल जो है, जिनको बोलते हैं संविधान के, जिनमें कुछ गारंटियां दी गई हैं कि वो भारतीय नागरिकों के हित में वो नहीं बदली जा सकती हैं, और उसके बाद जो है जो कमज़ोर वर्गों के हितों के लिए आरक्षण से लेके तमाम चीज़ें दी गई वो नहीं बदली जा सकती हैं, उन सब को लेके एक शक की सुई चारों तरफ घूम रही है। गांव-गांव में लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये वो चीज़ है। और मुझे लगता है इसका एहसास भाजपा नेतृत्व को हो गया है, इसलिए सुबह से शाम तक सफाई चल रही है, सफाई देने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री तो कह इसके रहे हैं पहले सफाई देने का काम नहीं था, लगातार सफाई देने का काम क्यों चल रहा है? अगर कुछ है ही नहीं तो आप इग्नोर करो, बोलो ही मत। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, वोटर्स को डराया जा रहा है, आशंका जता जता के। अच्छा, दिन भर भाजपा के नेता क्या काम करते हैं भ्रम फैलाने के अलावा? हम किसी की भैंस ले लेंगे क्या? क्या कहा गया कि अगर कांग्रेस आएगी तो अगर आपके पास 2 भैंसें, एक भैंस ले जाएगी। यार ये कभी हुआ? 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, किसी की भैंस चुराई, किसी की भैंस ली, किसी का मंगलसूत्र लिया? प्रियंका जी ने तो कहा कि हमारी माँ ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए खो दिया। तो भ्रम कौन फैला रहा है? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहा जाता, तो फिर भ्रम फैलाने की शुरुआत तो सत्ता पक्ष। आपको ये कहना चाहिए कि देखिए, इस तरह की बातों से चुनाव की जो गंभीरता, गरिमा गिर रही, इस बार के चुनाव में जिस तरह के भाषण हुए हैं उससे चुनाव की गरिमा गिरी है। सारे राजनीतिक दलों को इस गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और नहीं गिरने देना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमारे देश में पहले भी हुआ है कि राजीव गांधी का ही उदाहरण हमारे सामने है, 400 सीटें तो उनके पास भी थी। फिर ये डर बीजेपी के लिए ही क्यों कि बीजेपी को अगर 400 सीटें आ गई, 400 पार हो गए तो फिर संविधान बदल देंगे। देखिए, राजीव गांधी ने कहा ही नहीं था कि अब की बार 400 पार। अच्छा, उन्होंने कभी बोला था क्या? उन तो अपने, वो तो देश की जनता ने दिया। जब पिटारा खुला तो देखा कि 415 सीटें पहुंच गई हैं, वो तो लोगों ने जो है दिया था। उन्होंने तो नहीं कहा था अब की बार 400 पार हम जाएंगे, 400 पार दो, 400 पार दो, कुछ नहीं कहा था उन्होंने। राजीव जी तो बहुत ही भोले सज्जन व्यक्ति थे, कभी इस तरह की बात ही नहीं करते थे। लेकिन बीजेपी ये कह रही ना कि राजीव जी ने जैसे शाहबानों के केस को पलटा, वैसे ही अगर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गए तो ये राम मंदिर के केस को भी पलट देंगे। अब तो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये कहा है कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। देखिए, मैं आपका, अब आप वही जो भ्रम की बात कर रहे थे, तो अब ये भ्रम की वाली बात तो है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस की नीति स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ राम मंदिर को लेके। बिल्कुल, जिस दिन कांग्रेस शुरू से कहती रही कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उस फैसले को मानेंगे, जिस दिन ये फैसला आया, हम भी आईसीसी में बैठे हुए थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जो सबसे बड़ी सर्वोच्च समिति है, और उसने उसमें निर्णय लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। तो हम भव्य राम मंदिर का स्वागत करते हैं। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कांग्रेस का कि ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है और जनता के पैसे से बना है। लाखों करोड़ों जनता ने इसमें चंदा दिया है, जिसमें लाखों कांग्रेसी हैं जिन्होंने चंदा दिया है मंदिर बनवाने के लिए। हम ना राम विरोधी हैं ना मंदिर विरोधी हैं। कांग्रेस के तमाम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह दर्शन करने गए,
उनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया। चन्नी जी मैंने दर्शन तस्वीर। करने गए, उनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया। अजय राय दर्शन करने गए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो इसका मतलब राम मंदिर जो दर्शन करने कांग्रेसी जा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा। लेकिन ये ऐसे करके बुलवा रहे हैं कि छोटे मोटे नेता कांग्रेस के तोड़ते हैं और उनसे कहते हैं ये कह दो कि हमें अयोध्या जाने से मना किया था, हमें राम मंदिर जाने से मना किया था। वो जाते भी नहीं राम मंदिर, नहीं, लेकिन ऐसे- उनसे बयान दिलवा देते हैं। राजीव तो जी, ये ऐसे भ्रम- नेताओं की जो लंबी आप- फहरिस्त है। जो गौरव आपने वल्लभ भ्रम, हो, जो आपने भ्रम फैलाया, रोहन हो, तो भ्रम राधिका ये- खेड़ा हो, तो मतलब लंबी फहरिस्त है। अब रोहन बेचारे, हम तो जानते हैं उनको, पूछो तुम गए अयोध्या उसके बाद? अब तो तुम्हें छूट थी, कोई दर्शन करने नहीं गए वो। तो ये एक बहाना बना लिया कि राम मंदिर का बहाना। हम तो कहते हैं कि खड़गे जी का स्टेटमेंट था कि जो कांग्रेसी दर्शन करना चाहे, करने जाना चाहे, वो जाए। हाँ, उस फंक्शन के लिए उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, जनता के पैसे से बना था, लेकिन उसको भाजपा का फंक्शन बना दिया गया था उस कार्यक्रम को। आपको नहीं लगता कि इसलिए यही अवसर मिल गया बीजेपी को कि इसलिए- प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का देखिए बायकॉट कर दिया कांग्रेस? इसलिए उस कार्यक्रम का सिर्फ बहिष्कार था, राम मंदिर का बहिष्कार नहीं है। भगवान राम की पूजा तो सारे कांग्रेसी करते हैं, जितनी पूजा पाठ कांग्रेसी करते हैं ये भाजपा वाले करते ही नहीं है। लेकिन कांग्रेसी जब पूजा करने जाता है, कि घर में करे या बाहर करे, तो कैमरा साथ नहीं ले जाता। कैमरा के साथ नहीं पूजा करने जाता, ये सब कैमरे के साथ पूजा जाता, ताकि इन्हें दिखाना है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें वोट दो। कांग्रेसी दिखाता नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं। वो गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, कहीं जाए, वो कैमरा लेके नहीं जाता। चलिए, अच्छी बात है, आप ये स्वागत कर रहे हैं इस बात का, बता भी रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता गए। आप गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे, वो तो रोज ही घर पे रामलला के दर्शन करते हैं। सब जो है ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं। ये एक निजी चीज होती है, और जैसे होगा वो दर्शन करने जाएंगे। भगवान राम तो सब जगह, आप देखो ना कि जहां राहुल जी और प्रियंका जी जाते हैं, जो भी मंदिर वहां होता है सब जगह जाते हैं। विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में जाते हैं, हर मंदिर में राहुल जी जो है कैलाश पर्वत गए, वहां जाके उन्होंने भगवान शंकर के उसके स्थान के दर्शन किए। वो जो है यहाँ पे वैष्णो देवी गए। कितने मंदिर मोदी जी मैं तो कह रहे हैं कहता हूं कि इस बार मंदिर जाना छोड़ दिया राहुल गांधी। जितने मंदिर राहुल जी और प्रियंका जी गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के कोई नेता गए होंगे। हाँ, तो ये तो एक सिर्फ राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। चलिए, वक्त की कमी आपके पास भी है, आपको हिमाचल प्रदेश निकलना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। और हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ तो मंडी सीट इस बार बड़ी चर्चा में है। कंगना रनौत जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनके भाषण आजकल बड़े वायरल हो रहे हैं, सुने होंगे आपने राजीव जी। बड़ी बड़ी बातें वो कर रही हैं, युद्ध रुकवा दिया और इस तरह की तमाम बातें कंगना रनौत की तरफ से जो कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि एक मजबूत दावेदारी उनकी तरफ से पेश की जा रही है? कड़ी टक्कर वो इस बार कांग्रेस को देती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, कंगना रनौत जी के भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। हम हमेशा सम्मान करते हैं। हमने विक्रमादित्य सिंह को उतारा है, जो बहुत अनुभवी और एक बहुत ही जो है संजीदा राजनीतिज्ञ है। अब अगर कंगना रनौत जी के बयान को लेकर आप मजाक बना रहे हो, बता रहे हो, तो मैंने भी सुना कि भाई, तो वहाँ की जो जनता है उसने कहा कि यार संसद भेजना है। जिस महिला को ये नहीं पता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बच्चे बच्चे को पता है कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे। जो ये नहीं जानती हैं कि क्या फर्क है तेजस्वी सूर्या और तेजस्वी यादव में। वो तेजस्वी सूर्या को गालियां दे रहे हैं कि गुंडा है तेजस्वी सूर्या, मछली उठा उठा के खाता है। तेजस्वी सूर्या बेचारा वहाँ बंगलौर बैठा परेशान हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो भाजपा के लोग परेशान, तो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ भी बोल रही, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनको संसद में भेजना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जिसे सब ज्ञान है, जो बहुत पढ़ा लिखा समझदार है। इस समय हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है और अपनी मिनिस्ट्रीज़ों को छोड़ के और वो चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे गए हैं ताकि उस मंडी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वीरभद्र सिंह जी की एक पूरी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक राजनीतिक अनुभव की पूरी पारिवारिक। लेकिन तो कंगना रनौत ये कह रही हैं कि चुनाव मैं थोड़ी लड़ रही हूं, मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी हमारी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर मैं चुनाव जीतूंगी। देखो, ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है भाजपा की। भाजपा के ज्यादातर प्रत्याशी अपने आराम से बैठे हैं कि मोदी जी आएंगे और जिता देंगे। वो मोदी जी के भरोसे बैठे हैं, खुद कोई काम ही नहीं कर रहे हैं।
वो जो है मोदी जी के भरोसे बैठे हैं, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय ऊपर भी है कि मोदी जी आएंगे जिता देंगे, बाकी हम क्या करें। तो वो जो है ये बड़ा विचित्र होता है। कांग्रेस का तो जो कैंडिडेट है रात दिन दौड़ रहा, मेहनत कर रहा, सब कुछ कर रहा। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट रात दिन मेहनत कर रहे, दौड़ रहे, वो आराम से बैठे हैं कि देखो मोदी जी आएंगे जिता देंगे, वो कोई जादू की पुड़िया लाएंगे उसमें जिता देंगे। बेचारे मोदी जी पे क्यों तुम इतना बोझ डाल रहे हो? हर चीज़ मोदी जी करें क्या? तुम भी तो कुछ करो। तो भी मोदी जी के भरोसे बैठी हैं, तो हम उसके लिए क्या करें? अच्छा राजीव जी, आप तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनके भी काफ़ी करीबी हैं। कंगना रनौत एक बात और कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन इस देश में जितने पॉपुलर हैं वैसे ही कंगना रनौत भी हैं। मानते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अमिताभ जी का बहुत ऊंचा स्थान है। ये दावा करना किसी के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री में कि मैं अमिताभ बच्चन के बराबर हूँ, उचित नहीं। अमिताभ जी को एक पुरोधा माना जाता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, और अमिताभ जी हंस दिए होंगे इस बयान पे, मुझे ऐसा अंदाजा है। मेरी तो बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि हंसे होंगे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हंसी होगी। तो क्या बोलती कंगना जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वरना उनके इतने बयान है कि एक पुराण लिख जाए। कंगना पुराण अगर आप शुरू करें तो ठीक है। तो फिर मैं अमेठी और रायबरेली पर अब आ जाता हूं। राजीव जी, बड़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चर्चाएं थीं कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्या वजह रही कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया? अब ये खबरें आ रही हैं कि भाई राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों जीत गए तो एक छोड़नी पड़ेगी, तो रायबरेली छोड़ देंगे, फिर प्रियंका गांधी की एंट्री होगी। क्या हो रहा है प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस? देखिए, ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के बीच का है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, उनको तय करना है। आप ये बताइए, अगर दोनों चुनाव लड़ जाते तो फिर प्रचार कौन करता? भाजपा तो चाहती है कि दोनों चुनाव प्रचार में न जाएं, क्योंकि भीड़ इतनी उमड़ रही है, लाखों की भीड़ उमड़ रही है दोनों की। प्रियंका जी को राहुल जी की रैलियों में उनके रोड शो देख लो, ज़बरदस्त हो रहे हैं। लोग जो है चारों तरफ से बुलाए नहीं जा रहे हैं, ट्रक और बसों से हैं, पैसे दे के नहीं लाए जा रहे हैं, अपने आप उमड़ रहे हैं। तो उनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार का जो अभियान है, वो एकदम से थम जाता है। इसलिए जो है उनमें राहुल जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं, या वहाँ पे बैठ के देख रही हैं, और फिर तो राहुल जी प्रचार कर रहे हैं। तो हमें चुनाव प्रचार के लिए भी तो व्यक्ति चाहिए ना, कोई सुपरस्टार। तो ये सब सुपरस्टार है। प्रियंका गांधी तो रायबरेली में है ही। अगर वो जैसे मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, भाजपा में प्रचार के सुपरस्टार कौन है? मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी किसी में भीड़ नहीं आ रही है, ना कोई सुनने जा रहा। यही 2 हैं जो जहां जाते हैं और सुबह से शाम तक ये प्रचार करते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ 3 लोग हैं जिनके प्रचार को सब सुन रहे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी और खरगे जी, क्योंकि सोनिया जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पा रही हैं। तो खरगे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे 3 लोग वहाँ पे सब तरफ पूरे देश में जाके प्रचार कर रहे हैं, और उनको लोग भारी संख्या में आके सुन रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके चुनाव प्रचारक भी होने चाहिए। वहाँ से मोदी जी और अमित शाह जी हैं, यहाँ से हमारे यहाँ से ये 3 लोग हैं। तो इसके बाद इंडिया गठबंधन के लोग हैं। तेजस्वी यादव की भीड़ देख लो आप, एक दिन में 36 मीटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है। तो ये जो है, इसी तरह से जो है बाकी जो विपक्ष के नेता है, ममता बनर्जी, ये नीतीश कुमार के इसमें कोई आ ही नहीं रहा। तेजस्वी यादव में भीड़ उमड़ी पड़ रही है। आप देखो उसके डीएमके के जो स्टैलिन है, कितनी भीड़ हो रही है। तो जगह जगह हमारे इंडिया गठबंधन, पवार साहब, अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? शिंदे और अजीत पवार दोनों के पास एमएलए हैं, वोट नहीं है, सीटें लड़ रहे हैं। 4 सीटें हैं, और विदेश नीति क्या होनी चाहिए इसका घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। सिर्फ 4 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको ये जो है महाराष्ट्र में क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति फैक्टर काम करता देख रहे हैं? महाराष्ट्र में चौंकाने वाले नतीजे होंगे। वोट जो है उद्धव ठाकरे के पास है, भारी भीड़ हो रही है उनके इसमें, शरद पवार के पास है और कांग्रेस के पास है, एमएलए इन लोगों के पास है। तो महाराष्ट्र से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे इस बार, आप ये करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपने तमाम सवालों के हर बार की तरह बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आने के लिए।